गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 अतीत के आईने में पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने भारत की भौगोलिक सीमाएं, यहाँ की नदियों की विशेषता, हिमालय पर्वत की विशेषता और भारत के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर सभी धर्मों के, अनेक भाषाओं के जानने वाले लोग प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। इसके साथ ही हमने उन स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, भवनों से, सिक्कों से। साथ ही मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। वे बर्तनों और मोहरों पर जानवरों तथा देवी देवताओं की आकृति बनाते थे, अर्थात वह कुशल कारीगर थे। वे बर्तनों पर और मोहरों पर, अर्थात उनकी जो मोहरें होती थी राजकार्य के लिए, उन पर देवी देवताओं की आकृति बनाते थे। हम इसे सिक्के भी कह सकते हैं। इससे हमें मालूम होता है कि वे किन किन जानवरों को जानते थे, किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। अर्थात हमें जब ये वस्तुएं खुदाई में मिली तो हमें धीरे धीरे ये पता चला कि वह किन जानवरों को से परिचित थे, किन चीज़ों के बारे में जानते थे, किन देवी देवताओं की पूजा वे करते थे। उनकी लिखावट तथा लिपि कैसी थी, अर्थात जो वस्तुएं मिली उन पर कहीं की उनकी लिखावट भी मिली, उससे हमें पता लगता है कि वह कैसे लिखते थे, उनकी लिपि कैसी थी। मनकों से बने गले के हार और सोने व हाथी दांत के गहने बताते हैं कि उन्हें सुंदर चीज़ों से प्यार था, अर्थात वह अपने शरीर को सजावट करने में अच्छे अच्छे गहने पहनने के लिए भी प्रयोग में लेते थे। इस प्रकार हम उनसे कह सकते हैं कि वह सुंदर सुंदर चीज़ों से प्रेम करते थे, साथ ही अपने शरीर को साफ और सुथरा रखते थे। और वे उन्हें तैयार कर सकते थे, अर्थात उन्हें बना भी सकते थे पहनने के साथ साथ। कपड़े बनाने के लिए वे कपास काम में लेते थे, अर्थात उन्हें कपास का ज्ञान भी था। वे एक देवी और शिव जैसे ही एक देवता की पूजा करते थे, अर्थात हमें वो जो चीज़ें मिली उनसे पता लगा कि वे एक देवी की पूजा करते थे और साथ में शिव जैसे दिखने वाले देवता की पूजा करते थे। वे लिखना जानते थे, हालांकि उनकी लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात कोई ऐसी चीज़ें मिली होगी जो जिन पर उनकी लिखावट खुदी हुई है परंतु उसको हम आज भी पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसका मतलब वह पढ़ना लिखना जानते थे। अब तो सिंध एक सूखा और बंजर प्रदेश है। वर्तमान समय में सिंध एक सूखा और बंजर प्रदेश है, परंतु सदा ऐसा नहीं था, अर्थात प्राचीन काल में सिंध ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये एक हरा भरा और उपजाऊ प्रदेश था। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर सिंह, बाघ, गेंडा और हाथी जैसे जानवरों के चित्र हैं। इस तरह जंगल के जानवरों के बारे में भी वे जानते थे और उन दिनों में भी उन जंगलों में ये जानवर मिलते थे। मोहनजोदड़ो की तरह के और नगरों का भी पता चला है, जैसे पश्चिम पंजाब में हड़प्पा ऐसा ही एक नगर है। उस समय के अनेक नगर सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। मैंने पहले बताया है कि प्राचीन काल में सबसे मुख्य समस्या होती थी पीने के पानी की, तो लोगों ने नगर वहीं बसाए जो किसी न किसी नदी के किनारे हो, ताकि उन्हें फसल के लिए, पीने के लिए पानी मिल सके। इसलिए उनमें रहने वाले लोग सिंधु घाटी के लोग कहे जाते हैं, अर्थात वे लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहे, के किनारे जो नगर बसे वह सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्ति कहलाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति, वे नगर जो सिंधु नदी के किनारे बसे, वह उस नदी के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के वे नगर कहलाने लगे। इसलिए उनमें रहने वाले लोग सिंधु घाटी के लोग कहलाए। परंतु सिंधु घाटी के निवासियों के नगर सिंधु और पंजाब में ही नहीं, उससे काफ़ी आगे तक बसे हुए थे, अर्थात सिंधु घाटी के निवासी केवल सिंधु नदी के आसपास ही नहीं बल्कि उससे भी हजारों किलोमीटर आगे बसे हुए थे। कहाँ बसे हुए थे? वह दक्षिण में ताप्ती नदी के मुहाने तक, अर्थात साउथ में ताप्ती नाम की नदी है, उसके मुहाने, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले तक। अब सिंधु से उत्तर प्रदेश की दूरी आप देखिए हजारों किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ तक फैले हुए थे। ऐसा एक नगर गुजरात के लोथल नामक स्थान में पाया गया है। इन नगरों के निवासी काफ़ी दूरस्थ स्थानों से व्यापार करते थे, अर्थात इन नगरों में रहने वाले लोग
खुद की रहने की जगह से कहीं दूर तक भी व्यापार करने जाते थे। हो सकता है कि नगरों में मिट्टी और तांबे के जो बर्तन मिले हैं उनके बारे में आप अधिक कुछ नहीं सोच सके, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले खनिज से धातु तैयार करना और उसे मनचाहा रूप देना कितना कठिन काम रहा होगा। अर्थात जब हम किसी धातु से कोई वस्तु बनाते हैं तो उसे पहले पिघलानी पड़ती है। तो वे लोग धातु को पिघलाना भी जानते थे और धातु उसको पिघलाने के बाद उसे अपनी मनचाही आकृति में डालना भी जानते थे। सोचिए 6000 साल पहले जब इतनी मशीनरी नहीं थी तो कितना कठिन कार्य रहा होगा। परंतु हमारे भारत देश में शुरू से ही संस्कृति और सभ्यता का विकास रहा है। शुरू से ही हमने विश्व गुरु की उपाधि धारण की है और संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाया है। इसी तरह कपास से धागा बनाना फिर कपड़ा तैयार करना भी कितना मुश्किल काम होगा। 6000 साल पहले संसार के अर्थात जिस समय हम लोग कपड़ा बनाना जानते थे, धातुओं को पिघलाना जानते थे, धातुओं से मनचाहा रूप ढालना जानते थे, पढ़ना लिखना जानते थे, उस समय संसार में अनेक भागों के लोग, अनेक देशों में रहने वाले लोग जंगली जीवन जीते थे। अर्थात जंगली लोगों की तरह वह रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, कपड़ों में जानवरों की खाल और पेड़ पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। उस समय के लोगों के पास घर नहीं था। वे गुफाओं में सोया करते थे। वे कपड़े नहीं जानवरों की खाल पहनते थे। वे लकड़ी में पत्थर खोंसकर अर्थात उसमें घुसा करके शिकार के लिए जाते थे। धातु का इस्तेमाल उन्हें मालूम ही नहीं, अर्थात वे जानते नहीं थे कि धातु होती क्या है। वे कच्चा मांस और अगर मांस नहीं मिले तो जंगली बेर खाते थे। जंगली बेर अर्थात एक फल होगा जंगली, वो फल खाते थे तथा जंगलों में घूमते फिरते थे। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश के लोग इतने पुराने समय में भी कुशल कारीगर थे। अर्थात आज भी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में हमारे पूर्वजों ने जिस समय लोग जंगली जीवन जीते थे उस समय में भी अनेक कामों को करना जानते थे जो वर्तमान समय में दूसरे विकसित देश करना जानते हैं। धन्यवाद।